Hello everyone. So today we will start with inverse probability. In the last class, what we saw in the last class, we did the different kind of numericals based on unit 1. Now the first topic that we'll start with today is the inverse probability. Now what is inverse probability? इसमें ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है, इसमें सिर्फ इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए. ये हमारी कौन सी प्रोबेबिलिटी होती है? जब तुमने अपने स्कूल में मैथ्स में प्रोबेबिलिटी पढ़ी है तो वहां पर तुमने एक चीज पढ़ी होगी, बेस थ्योरम, BAYES, बेस थ्योरम. तो वो जो बेस थ्योरम है हमारी, वो और कुछ नहीं, वो इनवर्स प्रोबेबिलिटी ही निकालती है, which is the probability that the event occurred due to a particular cause. इसका मतलब क्या है? देखो इस एग्जाम्पल से क्लियर होगा. Suppose that we have two bags marked A1 and A2, each containing different number of white and black balls. Let's say हमारे पास दो bags हैं A1 and A2, ठीक है, और जो दोनों bags हैं हमारे, they are containing different number of white and black balls, and we have to take out one ball at random from one of the two bags, और हमें दोनों ही bags में से कोई भी एक पर्टिकुलर बॉल जो है वो हमें निकालनी है एट रैंडम किसी भी बैग में से. तो ये हमारा इवेंट है. तो हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि हमारा कि जो बॉल विच इज टेकन आउट, दैट इज टेकन आउट फ्रॉम बैग A1, ठीक है, एंड और वो जो बॉल निकाली है हमने, दैट बॉल इज अ वाइट बॉल. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि बॉल जो है इट इज taken out from the bag A1, ठीक है, such that the ball that is drawn is a white ball and from the bag A1. ठीक है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स तुमने ऑलरेडी करे हैं अपने स्कूल में. ठीक है, और इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए वी यूजुअली अप्लाई द बेस थ्योरम. ठीक है, अब बेस थ्योरम जो है वो क्या होती है, मैं इसमें तुम्हें यहाँ पे दिखा देती हूँ उसका फॉर्मूला. ये फॉर्मूला देख के तुम्हें याद आ जाएगा. ठीक है, इस टाइप का फॉर्मूला होता है, Pe1 अपॉन A इज इक्वल टू Pe1 इंटू Pa अपॉन E1 डिवाइडेड बाय Pe1 इंटू Pa अपॉन E1 प्लस Pe2 इंटू Pa अपॉन E2. तो इस फॉर्मूले में Pe1 अपॉन A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है व्हाइट बॉल ड्रॉ करने की फ्रॉम बैग 1 आउट ऑफ द टू बैग्स. हमारे पास दो बैग्स है ना, 1 और 2. तो लेट्स से फर्स्ट बैग को चूज करने का E1 हमारा क्या है? E1 इज द इवेंट ऑफ चूजिंग द बैग 1 एंड E2 इज द इवेंट ऑफ चूजिंग द बैग 2. ठीक है, एंड what is this Pa upon E1? Pa upon E1 हमारा क्या है? This is the probability of drawing a white ball from the bag 1 and Pa upon E2 क्या होगा? This is the probability of drawing a white ball from the bag 2. तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं Pe1 अपॉन A, जो हमारा क्या है? प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल है हमारी दैट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग 1 एंड दैट बॉल इज वाइट इन कलर, इसलिए यहाँ पे Pe1 अपॉन A है. ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है विच इज द वेरी फेमस बेस थ्योरम जो तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी है. ठीक है, तो इसमें जो है ज्यादा कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. एग्जाम में जब ये क्वेश्चन यूजुअली आता नहीं है, बट आए देन यू शुड नो द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स प्रोबेबिलिटी एंड यू शुड नो वन एग्जांपल. ठीक है, तो वहां से तुम इजीली जो है इसको समझा सकते हो. और अगर अभी नहीं समझ में आया तो अपना एक बार बुक खोल के देखना स्कूल की मैथ्स की, जिसमें प्रोबेबिलिटी पढ़ा था तुमने, आई गेस 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. तो उसमें ये चीज चेक करना कि बेस थ्योरम क्या होती है. वहां पर जब बेस थ्योरम के ऊपर एक दो न्यूमेरिकल्स पढ़ोगे तो ये स्टेप तुम्हारा क्लियर हो जाएगा और ये टॉपिक भी. ठीक है, सो जो अब हमारा मेन टॉपिक है दैट वी हैव टू स्टार्ट विद इज द फेज स्पेस. नाउ ये फेज स्पेस क्या होता है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम, नॉट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ये तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. अगर फेज स्पेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी जो है तुम्हें सेकेंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट समझ में
आएगा। ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू नाउ, अब तक हमने जितना भी पढ़ा द बेसिक आइडियाज ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, अब हम उनको अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, इनटू स्टैटिस्टिक्स, द क्लासिकल वन एंड द क्वांटम वन। ठीक है, अब इन दोनों स्टैटिस्टिक्स में वी हैव टू अप्लाई दीज बेसिक आइडियाज ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जो हमने अब तक पढ़ा, कि हाउ वी कैन अरेंज एंड डिस्टिंग्विशेबल एंड or an indistinguishable particles in different boxes of different sizes or of equal sizes। ठीक है, फेज स्पेस हमारा क्या होता है, फेज स्पेस जो है दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पोजीशन स्पेस एंड मोमेंटम स्पेस। देखो यहाँ पे लिखा है ना, दिस इज पोजीशन स्पेस प्लस मोमेंटम स्पेस। पोजीशन स्पेस को हम डिनोट करते हैं बाय द सिंपल कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एंड जेड। मोमेंटम स्पेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय थ्री एक्सिस पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। पी एक्स हमारा क्या है, px हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अलोंग x एक्सिस, py हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अलोंग y एक्सिस, एंड pz इज रिप्रेजेंटिंग द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अलोंग द z एक्सिस। ठीक है, अब इस फेज स्पेस का क्या यूज है, एक बार मैं ये पैराग्राफ रीड कर रही हूँ, पहले ये पैराग्राफ पढ़ लो, उसके बाद फिर मैं इसको समझाऊंगी। So in this previous chapter, we have studied the basic ideas of statistical physics. Now we have to apply these ideas to the case of actual systems. और हमारे systems कैसे, containing a large number of particles. और इस चीज में ध्यान रखना, systems दो तरीके के होते हैं, एक होता है static system, एक होता है dynamic system। और static system क्या होता है, जिसमें सारे particles जो हैं एक particular position पे fixed हैं। डायनेमिक सिस्टम क्या होता है, जिसमें हमारे पार्टिकल्स जो हैं दे आर मूविंग रैंडमली विद इन द सिस्टम। तो हमें स्टैटिक सिस्टम्स को स्टडी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जहां पर कोई चेंजेस ही नहीं हो रहे। ठीक है, सिस्टम हमारा स्टैटिक है, स्टडी है, जब कोई चेंज ही नहीं हो रहा तो उसको पढ़ के क्या करना। तो we are usually interested in studying the dynamic systems only, where all the particles they are moving randomly in different directions within the system. Now, before dealing with such systems, it is important to understand the concept of phase space. Actual systems को study करने से पहले we should know the concept of phase space. तो इसको understand करने के लिए let us consider a system which is consisting of n particles and they are distributed in a given volume V. Now, अगर हमारा सिस्टम स्टैटिक है, दैट मीन्स जो सारे पार्टिकल्स हैं सिस्टम के अंदर, जो n पार्टिकल्स हैं सिस्टम में जो प्रेजेंट हैं, दे आर फिक्स्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स इन स्पेस इंक्लोज्ड बाय द वॉल्यूम V। तो हर एक पार्टिकल की लोकेशन हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ थ्री पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, मेरे पास ये कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, लेट्स से दिस इज रिप्रेजेंटिंग x एक्सिस, this is representing y axis and this is representing z axis। तो मेरे पास सपोज पार्टिकल जो है इस पोजीशन पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, इस पर्टिकुलर पार्टिकल की पोजीशन हम कैसे निकालेंगे, x एक्सिस के अलोंग कितनी लेंथ है, y एक्सिस के अलोंग कितनी लेंथ है, z एक्सिस के अलोंग कितनी है। तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। ठीक है, so we can get the position coordinates of each of the particles with the help of this position coordinates, with the help of three position coordinates x, y and z। तो यही यहाँ पे कह रहा है, अगर हमारा सिस्टम स्टैटिक है तो वहां पर हर एक पार्टिकल जो है दे आर फिक्स्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। So the location of that particle can be determined by the knowledge of its three position coordinates x, y, z। और अगर हम spherical system of coordinates use कर रहे हैं तो वो हो जाएगा r, theta, phi। And we have total how many particles in this system? We have total n number of particles in this system। तो हर एक पार्टिकल के लिए हाउ मेनी कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड, 3, x, y and z। ठीक है, तो हर एक पार्टिकल की पोजीशन लोकेट करने के लिए वी नीड 3 कोऑर्डिनेट्स x, y and z एंड इन टोटल वी हैव n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हमें कितने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, वी हैव टू फाइंड 3n कोऑर्डिनेट्स। हर एक पार्टिकल के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। सो बाय knowing the 3n coordinates, it gives the complete information about a static system।
ठीक है, तो अगर हमें ये सारे कोऑर्डिनेट्स जो है पता लग जाएंगे तो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी किसी भी स्टैटिक सिस्टम की। Three-dimensional space in which the location or position of a particle is completely determined by the three position coordinates x, y, z. उस particular three-dimensional space को हम लोग बोलते हैं position space। तो ये हमारा क्या है? This is the position space, जहाँ पर हमारे पास थ्री पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं x, y and z, and using this position space we can find the location of any particle present inside the system if the system is static। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? if the system is dynamic, because we know that most of the systems that we study they are dynamic in nature। पर अगर सिस्टम हमारा डायनेमिक है तो वहां पे थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं। क्या कॉम्प्लिकेशन आएंगी? हमें ये पता है डायनेमिक सिस्टम जो है उसमें पार्टिकल जो है एक पर्टिकुलर पोजीशन पे फिक्स्ड नहीं है। पार्टिकल जो है इट इज कंटिन्यूअसली मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज एंड डिफरेंट मोमेंटा। हर एक पार्टिकल की एक वेलोसिटी है, ठीक है, इसका मतलब हर एक पार्टिकल की एक मोमेंटम एग्जिस्ट करती है, बिकॉज p इज इक्वल टू m इंटू v, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इसका मतलब एक डायनेमिक सिस्टम को हम सिर्फ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से डिस्क्राइब नहीं कर सकते। किसी भी डायनेमिक सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए इन एडिशन टू थ्री पोजीशन कोऑर्डिनेट्स x, y and z, we require three momentum components also, px, py and pz, where px representing the momentum along the x-axis, py is the momentum along the y-axis, pz is the momentum along the z-axis। तो एक पर्टिकुलर पार्टिकल की टोटल मोमेंटम क्या होगी? पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। जैसे पोजीशन वेक्टर था ना एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे ही मोमेंटम वेक्टर एग्जिस्ट करेगा पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। जब हम आगे स्पेस को अप्लाई करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। px जो मोमेंटम है हमारी दैट इज करस्पॉन्डिंग टू द वेलोसिटी कंपोनेंट vx, px is equal to mvx, py is equal to mvy, pz is equal to mvz। ठीक है, so in order to describe a dynamic system, in addition to three position coordinates, three components of momentum corresponding to these three velocity components are required। So as the position of a particle is completely determined by the three position coordinates x, y, z in three-dimensional position space, similarly the momentum of the particle is completely determined by the three momentum coordinates px, py, pz in the corresponding three-dimensional space called momentum space। तो हमारा momentum space किस तरीके से बनेगा? जैसे position space बनता है, हमारे पास ऐसे थ्री एक्सिस हैं, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है। लेट्स से दिस इज रिप्रेजेंटिंग px which is along x axis and this is representing py and this is representing pz। तो हर एक पार्टिकल जो है अब हम उसकी मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से निकाल सकते हैं? वो निकलेंगे px i कैप प्लस py j कैप प्लस pz k कैप, मतलब उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे? px, py, pz। ठीक है, तो पोजीशन स्पेस हमारा क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ थ्री पोजीशन कोऑर्डिनेट्स x, y and z इन थ्री डायमेंशनल स्पेस पोजीशन। ठीक है, और हमारा मोमेंटम स्पेस क्या होता है? इट इज कंप्राइजिंग ऑफ थ्री मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स px, py and pz इन दी थ्री डायमेंशनल स्पेस। तो मोमेंटम स्पेस से we can get the position of the particle और momentum space से we can get the momentum of the particle। ठीक है, तो in momentum space as in case of position space, any three mutually perpendicular axes may be taken to define px, py and pz। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया px is perpendicular to py, perpendicular to pz, जैसे x perpendicular होता है y के and z के। Now the combination of this position and momentum space is known as the phase space। So phase space now has 6 dimensions। ठीक है, 3 dimensions तो position space की हैं, 3 dimensions momentum space की हैं। तो
तो फेज स्पेस के 6 डायमेंशंस होते हैं। एक पर्टिकुलर पार्टिकल को की पोजीशन को प्रॉपरली लोकेट करने के लिए, या यू कैन से अ पर्टिकुलर पार्टिकल इन फेज स्पेस, उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए वी रिक्वायर 6 कोऑर्डिनेट्स x, y, z, px, py एंड pz। अगर हमें ये 6 कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो हमें उस पर्टिकुलर पार्टिकल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें वी हैव टोटल n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सो हाउ मेनी कोऑर्डिनेट्स वी नीड टू नो? नाउ वी नीड टू नो 6n coordinates in phase space for all the n particles of the system, which will give the complete information regarding the position and momentum of all these particles in the phase space for a dynamic system. System अगर dynamic है तो. So this concept of phase space is very useful while studying the actual dynamic systems. अभी हो सकता है तुम्हें ढंग से कुछ समझ में ना आया हो, तो मैं इसको ब्रीफली बता रही हूँ। देखो, 2 तरीके के सिस्टम होते हैं हमारे, एक होता है स्टैटिक सिस्टम, एक होता है डायनेमिक सिस्टम। स्टैटिक सिस्टम हमारा क्या होता है, जिसमें जो पार्टिकल्स हैं उनकी पोजीशन फिक्स्ड होती है। पार्टिकल जिस मैक्रो स्टेट या जिस माइक्रो स्टेट में प्रेजेंट है वो उसी में रहेगा। इट विल नॉट चेंज इट्स मैक्रो एंड माइक्रो स्टेट्स। उन सिस्टम्स को हम स्टैटिक सिस्टम्स कहते हैं, और उन सिस्टम्स में हर एक पार्टिकल की पोजीशन को हम सिर्फ पोजीशन स्पेस की हेल्प से निकाल सकते हैं। दैट मीन्स हर एक पार्टिकल को जो है हम 3 कोऑर्डिनेट से उसकी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, विच इज एक्स, वाई एंड जेड। बट यूजुअली हमारे जो सिस्टम्स होते हैं दे आर डायनेमिक इन नेचर, मतलब जो पार्टिकल्स हैं उनकी पोजीशन फिक्स्ड नहीं है। अगर एक पार्टिकल किसी पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट में प्रेजेंट है, देन या पार्टिकल किसी पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट में प्रेजेंट है, तो वो अपनी मैक्रो और माइक्रो स्टेट जो है उनको चेंज करता रहता है। ठीक है, तो ऐसे जो डायनेमिक सिस्टम्स होते हैं हमारे, उनको स्टडी करने के लिए हमें सिर्फ पोजीशन स्पेस नहीं चाहिए, हमें मोमेंटम स्पेस भी चाहिए। क्यों? बिकॉज हर एक पार्टिकल जो है अपनी एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एंड वी नो मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। तो हर एक पार्टिकल जो है इट पोजेस अ, हर एक पार्टिकल जो हमारा है दे विल पोजेस अ डिफरेंट मोमेंटम। ठीक है, तो उस पार्टिकल की हम मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाल सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ मोमेंटम स्पेस, एंड द कोऑर्डिनेट्स विल बी px, py एंड pz। तो अगर हम किसी डायनामिक सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं तो वहां पर हमारा सिर्फ पोजीशन स्पेस या सिर्फ मोमेंटम स्पेस से काम नहीं चलेगा, वहां पे भी नीड अ फेज स्पेस, एंड फेज स्पेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम स्पेस। सो पोजीशन स्पेस हमारा 3 डायमेंशनल है, मोमेंटम स्पेस हमारा 3 डायमेंशनल है, तो फेज स्पेस हमारा 6 डायमेंशनल होता है। हर एक पार्टिकल जो है उसको कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए वी नीड 6 कोऑर्डिनेट्स x, y, z, px, py एंड pz। ठीक है, तो अगर हम कोई डायनेमिक सिस्टम स्टडी कर रहे हैं तो वहां पर हम फेज स्पेस की बात करेंगे, पोजीशन या मोमेंटम स्पेस की इंडिविजुअली बात नहीं करेंगे। सो आफ्टर नोइंग व्हाट इज फेज स्पेस, नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैटिक एंड डायनामिक सिस्टम्स। ये अभी मैंने बताया ही था। स्टैटिक सिस्टम हमारा कौन सा होता है? अ सिस्टम इज सेड टू बी स्टैटिक इफ जो उसके अंदर पार्टिकल्स हैं दे डू नॉट मूव फ्रॉम एन माइक्रो स्टेट टू द अदर माइक्रो स्टेट विदाउट एनी एक्सटर्नल कॉज। मतलब एक स्टैटिक सिस्टम वो होता है जहां पे पार्टिकल्स जो हैं दे विल नॉट चेंज देयर पोजीशंस neither within the compartment nor they can move from one compartment to another। मतलब उसकी माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट जो है चेंज नहीं होगी, वो फिक्स्ड है। जैसे अगर हमने किसी कॉइन को टॉस किया तो वो जिस मैनर में फॉल हुआ है उसी तरीके से रहेगा, और अगर हमने कोई बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी या किसी एक्सटर्नल कॉज से हमने उस पर्टिकुलर स्टैटिक सिस्टम में किसी माइक्रो स्टेट या मैक्रो स्टेट को चेंज किया है, तो वो उसी स्टेट में, न्यू स्टेट में जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सो दिस इज अ स्टैटिक system। दोबारा मैं रीड कर देती हूँ। A system is said to be static if the constituent particles of the system do not move from one microstate to the other microstate without any external cause. Thus, particles of the system, they can neither change their relative positions within the compartment nor they can move from one box to the other।
or from one compartment to the other. A static system may transform from one macro state to another by some external agency. As soon as cause of disturbance disappears, the system stays in new macro state. ठीक है, आई होप यहाँ पर सबको क्लियर है व्हाट इज अ स्टैटिक सिस्टम. नाउ द डायनेमिक सिस्टम. What is a dynamic system? This is important. We have to deal with the dynamic systems only. A system is said to be dynamic if the constituent particles of the system can move so that the system goes from one microstate to other. The particles of the dynamic system, they can change their position within the compartment and also can go from one compartment to the other. So both micro as well as macro states of the system change with time. तो डायनेमिक सिस्टम्स हमारे क्या होते हैं? डायनेमिक सिस्टम वो सिस्टम्स होते हैं जिनमें जो हमारे पार्टिकल्स हैं, दे कीप ऑन चेंजिंग देयर मैक्रो एंड माइक्रो स्टेट्स. वो फिक्स्ड नहीं है पर्टिकुलर पोजीशन पे, वो हमारे मूवेबल हैं. दे कैन मूव फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू द अदर और दे कैन आल्सो चेंज देयर पोजीशंस विद इन द सेम कंपार्टमेंट. सो दे आर चेंजिंग देयर मैक्रो एंड माइक्रो स्टेट्स विद टाइम. ठीक है, उन सिस्टम्स को हम डायनेमिक सिस्टम्स कहते हैं. और मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स जो हम जिनके साथ डील करते हैं, दे आर यूजुअली डायनेमिक इन नेचर. किस तरीके के सिस्टम होते हैं? जैसे गैस सैंपल है, तो उसमें हमारे जो मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस है, वी नो दे मूव रैंडमली इन डिफरेंट डायरेक्शंस कोलाइडिंग विद वन अनदर. सो दे कीप ऑन चेंजिंग देयर पोजीशन, मोमेंटम एंड एनर्जी. तो अब हमें ऐसे सिस्टम्स को स्टडी करना है विच आर डायनेमिक इन नेचर. तो ऐसे सिस्टम्स को डील करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट हमने यूनिट 1 में एक चीज देखी जो इस कॉम्प्लिकेशन को जो है ईज कर सकती है. क्या हमने देखा? हमने देखा अगर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम होता है विच कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो वहां पर जो हमारा पार्टिकल्स होते हैं, दे प्रेफर मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट. दैट मीन्स when r is equal to n upon 2. तो अगर हमें किसी डायनामिक सिस्टम को स्टडी करना है, तो we can study the most probable macro state and get complete information about the entire system. ठीक है? Now ये क्या कहता है? When a dynamic system is disturbed by some external agency. अगर हम डायनामिक सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं by some external agency, then फिर हम उस डिस्टर्बेंस को हटा देते हैं, तो सिस्टम जो है फिर से मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट में आ जाएगा. स्टैटिक सिस्टम में क्या होता है? जब हमने सिस्टम को डिस्टर्ब किया विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल एजेंसी, तो जैसे ही हम डिस्टर्बेंस डिसअपीयर करते हैं, सिस्टम हमारा न्यू मैक्रो स्टेट में आ जाता है. पर डायनामिक सिस्टम में क्या होता है? जब हम जो भी हमने एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाई करी थी उसको जब हम हटा देते हैं, तो सिस्टम जो है हमारा फिर से मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट की तरफ आ जाता है. So in general, we can say that the most probable macro state is the equilibrium state of a dynamic system. कि पार्टिकल जो है हमारा, उसमें उसको हम कितना भी डिस्टर्ब करें, फाइनली वो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की तरफ आएगा. ठीक है? तो so we can say that most probable state is the equilibrium state of the dynamic system, and this can only be possible if we have a large number of particles within the system. Otherwise, it will not be possible. So the next topic is equilibrium of a dynamic system. ठीक है, इसको मैं अभी रीड कर रही हूँ, इसको सुन लो, फिर उसके बाद मैं इसे समझाऊंगी, वैसे साथ के साथ समझ में भी आ जाए. Now what does it say? It is known to us that in a dynamic system the particles are in random motion and collide with each other continuously. हमें पता है डायनेमिक सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम होता है in which the particles they are in random motion and colliding with each other continuously. So when the number of particles in the dynamic system is large, जब number of particles बहुत ज़्यादा होंगे, ये हम already derive कर चुके हैं, that probability of deviation from the most probable state, that is Px from Pmax, probability of deviation from the most probable state, it decreases very rapidly. Thus, for a dynamic system, the deviation from the most probable state is highly improbable. That is, appreciable deviation rarely occurs.
Therefore, system stays in most probable state for most of the time. ये क्या कहता है डायनामिक सिस्टम में, इफ वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये ऑलरेडी हमने देखा है, जो px है हमारा वो निग्लाइजेबल होता है एज कंपेयर टू pmax. दैट मीन्स जो प्रोबेबिलिटी है हमारी डिफरेंट मैक्रो स्टेट्स की वो बहुत कम होती है या निग्लाइजेबल होती है एज कंपेयर टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट. इसका मतलब पार्टिकल्स के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी दूसरी मैक्रो स्टेट्स में विच आर अदर देन द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट, उनमें प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी पार्टिकल की निग्लाइजेबल है. दैट मीन्स जो हमारे पार्टिकल्स हैं दे आर ऑक्यूपाइंग अ पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट विच इज द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट. ठीक है, तो ये क्या कहता है, इफ वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स जो हैं और किसी मैक्रो स्टेट में प्रेजेंट नहीं होंगे, दे विल बी प्रेजेंट इन द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट, क्योंकि बाकी मैक्रो स्टेट में पार्टिकल के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी निग्लाइजेबल है एज कंपेयर टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट. अब इस तरीके के डायनेमिक सिस्टम्स को जब हम डिस्टर्ब करते हैं तो क्या होता है, पार्टिकल जो है इट अगेन टेंड्स टू गो टुवर्ड्स द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट. क्यों? बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेइंग इन द डिस्टर्ब्ड स्टेट इज वेरी स्मॉल. अगर हम पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हैं तो हमारा जो पार्टिकल है वो दूसरी मैक्रो स्टेट में चला जाता है, पर वो जो दूसरी मैक्रो स्टेट है उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है. Probability of the macro states from the most probable state decreases as we increase the large number of particles. So when a dynamic system is disturbed, then we know that if we have a new macro state and we know that probability of staying in this new macro state which is produced because of the external disturbance, uski probability jo hai it is very small. So the system will again move towards the most probable state. Hence, for a dynamic system, the most probable state behaves as an equilibrium state to which the system returns again and again. System को हम कितना भी disturb करें, वो फिर से most probable state की तरफ आ जाता है. So, most probable state we can say in general is behaving as the equilibrium state for a dynamic system. ठीक है, and this is only possible if the number of particles in the system is large. What does it say next? If the number of particles in the system is small, then the system has good chance of staying in a state other than the most probable state or equilibrium state for a larger टाइम. ये कहता है कि अगर हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत कम है, उस केस में जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट या मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की बजाय दूसरी स्टेट पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं फॉर अ लार्जर अमाउंट ऑफ टाइम. So for a system possessing small number of particles, the most probable state will not be the equilibrium state, and such systems cannot be dealt with by using the concepts of statistical physics. So in other words, we can say that statistical physics is useful to study the behavior of a system having large number of particles like gas molecules, free electrons in a metal, black body radiation, etc. ये जितने examples दिए हैं हम ये सारे examples पढ़ेंगे आगे जाके. ठीक है, तो हमारा ये क्या जो हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है विच इज यूज्ड टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम हैविंग लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, और वहीं पे हमारा एंड हो रहा है कि हमने एक्सप्लेन किया दैट हाउ अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई द स्टैटिस्टिकल लॉज इन दिस स्टैटिस्टिकल फिजिक्स. ठीक है, so the main condition is the number of particles in the system should be large. तो आज हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने इनवर्स प्रोबेबिलिटी देखा, उसके बाद हमने फेज स्पेस देखा. फेज स्पेस हमारा क्या होता है, फेज स्पेस इज अ 6 डायमेंशनल स्पेस which is a combination of position space x, y, z and the momentum space px, py and pz. So if we have to find the position and momentum or the complete information about a particle within the system, we need 6 coordinates x, y, z, px, py and pz.
ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा वी हैव टू टाइप्स ऑफ सिस्टम, स्टैटिक एंड डायनेमिक, एंड वी हैव टू डील विद द डायनेमिक सिस्टम्स वेयर द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स इज नॉट फिक्स्ड, दे कीप ऑन मूविंग रैंडमली इन डिफरेंट directions. Like we have a gas in which we have different molecules which are moving randomly in different directions, colliding with each other continuously. उसके बाद हमने क्या देखा कि इन डायनेमिक सिस्टम्स को हम स्टडी कर सकते हैं बाय अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, और तभी स्टडी कर सकते हैं अगर ये जो डायनेमिक सिस्टम्स हैं इनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ये हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। अगर हमारे पास ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो उन सिस्टम्स में हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स अप्लाई करके हमने क्या चीज निकाली थी, अगर हमारे पास ऐसे सिस्टम्स हैं इन विच वी हैव लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो उन सिस्टम्स के लिए हमें बहुत सारी अलग अलग मैक्रो स्टेट्स को स्टडी करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो सिस्टम है इट विल रिमेन इन द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट। जो सारे पार्टिकल्स हैं हमारे दे विल ऑक्यूपाई द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट। जो बाकी की मैक्रो स्टेट्स हैं उनमें पार्टिकल्स के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी निग्लिजिबल है। सो इफ वी हैव टू स्टडी द होल सिस्टम वी कैन ओनली स्टडी द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट। और ऐसे डायनेमिक सिस्टम्स को जब हम डिस्टर्ब करते हैं तो जैसे ही डिस्टर्बेंस रिमूव होती है उसके बाद पार्टिकल जो है, और you can see the system, उसके बाद system जो है it will again return to the most probable macro state. So we can say that most probable macro state is also the equilibrium state of a dynamic system which is containing a large number of particles. So if the number of particles in the system is small, then we cannot study that system by applying the statistical physics laws. ठीक है, it can only be possible to study the systems having large number of particles with the help of statistical physics if and only if the particles are very large. So what we conclude here, we conclude that if we have a system in which the number of particles is small, then in that system we cannot apply statistical physics. If we have a system which is a dynamic system but containing a large number of particles, then in that case we can study the behavior of that dynamical system having large number of particles by simply using the concepts of statistical physics. ठीक है, तो अगर हमारे पास डायनेमिक सिस्टम है विच इज कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो वहां पर हम सिंपली स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के लॉज लगाकर उस सिस्टम को स्टडी कर सकते हैं, और उस कंप्लीट सिस्टम को हमें स्टडी अगर करना है तो वी कैन सिंपली स्टडी द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट। तो अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम नेक्स्ट क्लास से यूनिट 2 शुरू करेंगे। तो यूनिट 2 में हम सबसे पहले क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे विच इज द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, फिर उसके बाद हम बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। देन यूनिट 3 में वी विल स्टडी द फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स। और इन सब स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए हम एक फेज स्पेस का यूज करेंगे विच इज अ 6 डायमेंशनल स्पेस। हर एक पार्टिकल जो है इट विल बी स्पेसिफाइड बाय द 6 कोऑर्डिनेट्स x y z px py एंड pz, एंड द सिस्टम्स जो हम स्टडी करेंगे दे विल बी डायनेमिक इन नेचर। ठीक है, और उन डायनेमिक सिस्टम्स में हमेशा जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे हम उन्हें बहुत ज्यादा लेने वाले हैं। ठीक है, और उन डायनेमिक सिस्टम्स को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम उसकी मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट निकालेंगे, क्योंकि अगर हमने उसकी मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट निकाल ली तो हम कंप्लीट डायनेमिक सिस्टम को स्टडी कर सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट जो कंप्लीट सिस्टम जो है हमारा दैट विल लाई इन द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट. All the particles, they will occupy the most probable macro state provided number of particles are very large. So in the next, so from the next class onwards, we'll start with the second unit.